नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ लिखे यूट्यूब चैनल पर। तो एक नया दिन, एक नई सुबह और हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू प्लस पीआईबी के एनालिसिस को। अब देखो, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता देता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को स्लो लगती है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके भी देख सकते हो। साथ ही साथ इन सेशंस में हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है द हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, बट उसमें से भी कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। प्लस पीआईबी में भी कम से कम ये समझ लो 30 आर्टिकल तो डेली के आते हैं। पर उसमें से पढ़ने कौन से हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मतलब द हिंदू हो या पीआईबी का एनालिसिस हो, यहाँ पर सिर्फ हम वो चीजें करेंगे जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। अब आज डेट क्या है, 22 जून 2026 है ना। 21 जून कल थी, कल क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना। उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें आज हम देखेंगे पीआईबी के आर्टिकल्स में, है ना। बाकी यहाँ पर मैंने किसी भी योगा वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो किया है, योगा वाले को इधर हम कर लेंगे पीआईबी। ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, एक एक करके आपको सारे आर्टिकल्स पहले समझा देता हूँ इन द सेंस कि एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए सेशन में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हैं, फिर हम उन्हें डीप में देख लेंगे बाद में। अब देखो जरा, यहाँ पर जो है पहला आर्टिकल है, यहाँ पर बोला गया ना, देखो क्या हुआ। अभी जैसे ही ये ईरान इजराइल यूएस का कन्फ्लिक्ट चला, उसकी वजह से हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर कहीं पर भी ट्रेड डिसरप्शन हमें देखने को मिलती है, कोई भी ऐसा पाथ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इकोनॉमिक स्टॉपेज देखने को मिलती है। हमें ये देखने को मिलता है जिस तरीके से पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी अब नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ा जो है उसे हम समझते हैं कि एक लूप होल है ट्रेड में, है ना। तो हमें इसी लूप होल से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसी के अराउंड ही पूरा पूरा आर्टिकल है, इसे हम देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, देखो क्या हो रहा है, जंक फूड में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या किया जाता है, सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट करी जाती है। लाइक मैंने एक चिप्स उठा लिए, उस चिप्स में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनकी मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा ताकि आपको लगे अरे वाह, ये तो खाना चाहिए। जब आप उसे खाएंगे और आप तो क्या करेंगे, आप तो आगे का लेबल देखते हैं, पीछे छोटा सा लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। उस इंग्रेडिएंट में इतने सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द सेंस जो आपकी बॉडी में डिजीज पैदा करे, यार वो टॉक्सिक ही है ना। चाहे उसे मतलब कि वैसे टॉक्सिक कहा जाए या ना कहा जाए, बट जो भी चीज आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है मेरे हिसाब से तो वो टॉक्सिक ही है। तो वो टॉक्सिक चीजों को तो एडवर्टाइज करते नहीं, तो सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट करी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और सरकार कैसे उसके लिए और लॉज आगे लाने वाली है उसके बारे में बात करी गई है। फिर उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन एनटीए, ये बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा है, सिंपल सी भाषा में उसे मैं आपको समझा दूंगा जब समझाऊंगा। तो अभी इसमें मैं इतना बता देता हूँ कि क्या है इसमें। अभी आपको पता है कि कल जो है 21 जून को फिर से री एग्जामिनेशन हुआ नीट का। अब ये बोला गया है कि किस तरीके से जब नीट एग्जामिनेशन लीक हुआ था उसके बाद से हमें ये समझ में आया कि कोई भी इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ फीस को लौटा देना, री एग्जाम करवा देना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। फिर ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट निम्बस, है ना। ये प्रोजेक्ट निम्बस क्या है, ठीक है, ये किन लोगों को परेशान कर रहा है, किसके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, कैसे इजराइल इसे यूज कर रहा है फिलिस्तीन के अगेंस्ट, ठीक है। उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। देखो ये एलिगेशंस है, प्रोजेक्ट निम्बस पर कुछ एलिगेशंस लगी हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये इसे यहाँ पे ऐड इसलिए किया है क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में आता है ना, तो क्वेश्चन पता है कितना सा आ जाता है, बस विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द प्रोजेक्ट निम्बस। फिर चार स्टेटमेंट दी होगी, आपको फाइंड करना है प्रोजेक्ट निम्बस किससे रिलेटेड था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है। फिर बायोचार, बायोचार देखो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इन्वायरमेंट, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, पीसीएस का हो, आपका डिफेंस का हो, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है। ये बोला गया कैसे बायोचार, जो कि क्रॉप रेसिड्यू से बनाया जाता है, ऑर्गेनिक, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक चीजों से बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो हमारा सीवेज ही हो, ठीक है, उससे बनाया जाता है। तो कैसे हम
एक मतलब कि ऐसी चीज जिसको हम लैंडफिल में वेस्ट कर देते हैं, जिसे हम जला के वेस्ट कर देते हैं, उसे कैसे हम बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो हमारे ब्लैक गोल्ड की तरह हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे। फिर पीआईबी के 5 आर्टिकल है, एक आर्टिकल इसमें थोड़ा बड़ा है, बाकी 4 आर्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट है जो आपको याद करना है, वो मैं बता के आगे बढ़ूंगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम डीप में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज का आंसर आपको कहाँ पे करना है, कमेंट सेक्शन में। अगर मैं कुछ पूछता हूँ आपसे लेक्चर के बीच में, तो वो आपको कहाँ पे आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में। फिर जो भी सिविल सर्विसेज एंड पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आंसर राइटिंग का क्वेश्चन इधर ऐड किया है। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का केस क्या हुआ। अभी आपको पता है कि यूएस, इसराइल एक जगह और ईरान एक जगह, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चला। कन्फ्लिक्ट के चलते ईरान ने बोला अच्छा बेटा रुक, इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर कर लिया। बट इससे सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉब्लम नहीं हुई जिससे लड़ाई हो रही है, इससे उनको भी प्रॉब्लम हुई जो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि बाकी अरब कंट्रीज, जैसे इंडिया, जैसे चाइना, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब पूरे वर्ल्ड को, मतलब यूएस एंड इसराइल के अलावा भी बाकी कंट्रीज को भी प्रॉब्लम हुई। तो इसी के अराउंड ही पूरा का पूरा आर्टिकल है। ये बोला गया है कि हमने हिस्ट्री में देखा है, क्या देखा है कि जो मेजरली कोई भी अगर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी ने जमा रखा है तो कैसे जमा रखा है कि उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और उनका मैरीटाइम कंट्रोल है। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ, आपने देखा होगा पोर्तुगीज इंडिया में आई। ठीक है, उन्होंने अपना मेजरली जो उनका रोल था वो इतना स्ट्रेंथन कैसे हुआ, क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर बहुत, ओ सॉरी, जो उनकी मैरीटाइम पावर थी वो बहुत ज्यादा सुप्रीम थी, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत सुप्रीम थी, जो इंडिजीनियस लोग थे इंडिया के वहां से। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इंग्लिश आए उन्होंने पोर्तुगीज को, फ्रेंच को कैसे ओवर पावर किया, इसीलिए ओवर पावर किया उनकी मैरीटाइम जो हमारा कंट्रोल था वो स्ट्रांग था, उनकी जो मैरीटाइम फोर्स थी वो स्ट्रांग थी, प्लस साथ ही साथ उनके जो इकोनॉमी के सोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, प्लस उनकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। ये देखा गया। लेकिन अभी ये बात हमें समझ में आई है कि इंडिया का जो शिपिंग सेक्टर है, मैं वीक नहीं कहूंगा, बट हाँ ये बोलूंगा कि इट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन अदर कंट्रीज, मेजरली यूएस और चाइना से लेस स्ट्रॉन्ग है। वीक कहना ठीक नहीं है, ठीक है, कहा है राइटर ने तो कोई बात नहीं, बट हम कहेंगे लेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि हमारे यहाँ से ना बहुत सारे सेलर्स, जैसे मर्चेंट नेवी के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, वो जाते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं डॉलर्स में, बाहर की करेंसीज में, और हमें फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कैसे, वो रेमिटेंसेस सेंड करेंगे, वो आते हैं डॉलर में, और वो डॉलर सरकार रखती है और उसके बदले हमें रुपीज देती है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी जो कंडीशंस है वो बहुत रिस्की है। जैसे हमने ये देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस केस में आपने देखा कि लाइफ थ्रेट भी मिले हैं पर इकोनॉमिक थ्रेट भी मिले हैं जो सेलर्स हैं उन्हें। तो यहाँ पे ये बोला गया है हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वो वैसे भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कि कम स्ट्रांग है किससे, यूएस एंड चाइना से, ये बात यहाँ पे करी गई। फिर उसके बाद ये बोला गया कि किसको कंपेयर किया गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस को, और जो ट्रेड डिसरप्शंस है ऐसी चीजों की वजह से कि एक पूरा का पूरा पाथ जो है वो बंद कर दिया, तो उन दोनों को कंपेयर किया गया है। देखो एक चीज को समझो, अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो क्या होता है, ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे ही ईरान ने क्या किया है, ईरान ने इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए, ईरान ने क्या किया है, ईरान ने एक पाथवे ही बंद कर दिया। तो वो इनडायरेक्टली क्या किया, उसने इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर क्या कर दिया जो इसका पार्ट नहीं भी थे, उनके ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहीं पर क्या किया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि अगर आप स्ट्रैटेजिक वाटरवेज को कंट्रोल कर लो तो वो किसके बराबर है, इट इज एज पावरफुल एज इकोनॉमिक सैंक्शन। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे बोली गई कि ईरान हैज नाउ अनाउंस्ड कि वो क्या करेंगे, वो एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाएंगे, जो कि क्या करेगी, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये जो स्ट्रेट है इसे हैंडल करेगी। इसे क्या करेगी, हैंडल करेगी। हैंडल करने का मतलब क्या है, अब वो उसके लिए फ्रेमवर्क्स भी लेके आएंगे, प्लस उसके लिए शायद कोई फीस भी लगाएगी, यहाँ से अगर आपको जाना है तो ये पर्टिकुलर फीस है, या फिर क्या करेंगे, कुछ फ्रेमवर्क सेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। अब जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो ऑब्वियसली ट्रेड महंगा हो जाएगा, ट्रेड रिस्की हो जाएगा, है ना। तो यही बोला गया है कि इसने ये चीज शो करी कि हमारे लिए भी इस कन्फ्लिक्ट के बाद ये समझ में आया कि ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक वीकनेस है, क्योंकि इंडिया रिलाय करता है एलपीजी पर, फ्यूल इंपोर्ट्स पे, और वो जो एलपीजी और फ्यूल इंपोर्ट्स है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आके
हमारे देश में आते हैं, इसी से होके गुजरते हैं। तो इसीलिए क्या है, अब आप देखोगे यूएई जो है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने एक, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट एक्शन लिया, और उसने ये बोला है कि हम क्या करेंगे, हम जीरो होर्मुज डिपेंडेंसी बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ट्रेड पाथवेज फाइंड करेंगे जो कि क्या है, जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अलग है, ठीक है। अब यही बोला गया है कि इंडिया को भी ऐसा ही करना चाहिए, अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो हमारी डिपेंडेंस है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे, उसको रिड्यूस करना है, ताकि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पावर है वो क्या हो, वो इंक्रीज हो पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चीज बता देता हूँ, 2 सेकंड की बात है। देखो, अगर आपको इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो कवर करनी है, आपको पता है इन्वायरमेंट की बहुत बल्कि बुक है, उस सबको कवर करने से अच्छा है ऐसी थीम्स को आप करके जाओ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो कि इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के जाने ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेनली जो आपको जो एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, और कुछ स्टैटिक का पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इन्हें इधर 9 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया, सिर्फ 389 की। आप ज्वाइन ऑप्शन पे जाके इसे यूट्यूब पे ही एक्सेस कर सकते हैं, ये फ्री है, दिस इज फ्री। इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो ये एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स है, आप इसे जाके देख सकते हैं इन वीडियोस को। साथ ही साथ अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट 12 ईयर्स के, आई गेस, हाँ, लास्ट 12 ईयर्स के जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 10 क्वेश्चंस पर डे, 20 क्वेश्चंस पर डे, ताकि आपको क्या हो, आपको समझ में आए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ नॉलेज यूज होगी, कहाँ पे एप्टीट्यूड यूज होगा, किन क्वेश्चंस को आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करी है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने बनाया है, 89 वीडियोज हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी होगी इस पे। तो आप इसे देख सकते हो, अभी आपकी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत टाइम है, आप डेली बेसिस पे एक वीडियो देखोगे, तब भी आप इसे 3 मंथ में कवर कर लोगे, है ना। तो इसको अपने स्केड्यूल का एक पार्ट बना लो, आपके लिए इजी रहेगा, इजी रहेंगी चीजें, ठीक है। 2026 का जो एग्जाम पेपर आया था, ठीक है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज यार देखो, मैं सिर्फ ऐसे नहीं करता कि मैंने क्वेश्चन बता दिया, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़े से उसके सोर्सेज भी ढूंढूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, तो उन सारी चीजों में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या है कि उसको ऐड करूंगा, बट तब तक आप इसको कंप्लीट करो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब, एंड द फ्री रेन ऑफ जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। देखो, अभी मैंने जैसे आपको बताया, ओवरव्यू दिया था, मैंने आपको बताया था कि ना इंडियन गवर्नमेंट क्या है, अभी प्लान कर रही है कि हम क्या करेंगे, HFSS, मतलब कि वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स जो कि हाई इन फैट, शुगर एंड सोडियम है, उन फूड को हम क्या करेंगे, उन फूड को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी एडवर्टीजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, फूड को तो नहीं कर सकते, उसकी एडवर्टीजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं इधर। ये आपका पैकेट है, ठीक है, कोई भी चिप्स का पैकेट है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, पैक्ड फूड है, यहाँ पे वो क्या करेंगे, अरे इतना बड़ा एक चिप्स बना देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लेवर लिख देंगे, ठीक है। फिर जब वो फ्लेवर लिखेंगे तो आपको ऐसे, जैसे लिखा है टोमेटो चिप्स, आपको लगेगा अच्छा अच्छा, टोमेटो फ्लेवर इसमें है, और रियल टोमेटो इसमें होंगे, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएंगे इसमें एडेड कलर भी है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि केमिकल्स भी हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसमें ट्रांस फैट भी है, इसमें पाम ऑयल भी है, वो सारी चीजें नहीं बताएंगे। आपको बस बोल दिया जाएगा टोमेटो चिप्स, आपको लगेगा अच्छा अच्छा, टोमेटो इसमें है, थोड़ा हम अपनी टमाटर घर पे ना खा के तरह चिप्स से पूरा कर लेते हैं अपने टमाटर के इनटेक को। बट ऐसा नहीं होता है, वो क्या है कि वो क्या करते हैं कि अ, जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिनसे उनकी नेगेटिव पीआर हो सकती है, उनको तो वो क्या करेंगे, बैक ऑफ दी वो जो चिप्स होगा या कोई भी फूड प्रोडक्ट होगा, उसमें इतने से टेबल में लिख देंगे छोटा छोटा, जिससे आप कभी पढ़ोगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, प्लान कर रही है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगी एडवर्टीजमेंट को ऑफ HFSS। तो HFSS टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका मतलब क्या, हाई इन फैट्स, शुगर्स एंड सोडियम फूड्स। क्योंकि अभी आप देखोगे कि टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, उनमें इसकी हैवी प्रमोशन करी जाती है, ठीक है, उसमें इसकी हैवी प्रमोशन करी जाती है। आप यहाँ पे अगर डेटा देखने की कोशिश करोगे ना, तो 2024 में जो 3 ब्रांड्स है, ब्रांड्स का नाम नहीं लिया गया क्योंकि आपको पता है फिर डिफेमेशन केस लग जाता है, तो फिर 3 जो मेजर ग्लोबल फूड कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 13.2
बिलियन डॉलर्स को खर्च किया है ऐसे ही फूड प्रोडक्ट्स की एड्स पर। और सिर्फ इंडिया में देखोगे तो एक मंथ के अंदर 170 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं 2 लाख जंक फूड एडवर्टीजमेंट्स पर। तो आप देखो इतनी बड़ी मार्केट है ये एडवर्टीजमेंट की, वो भी इस जंक फूड से रिलेटेड जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो यही बोला गया है कि साइंटिफिक एविडेंस जो है उन्होंने प्रूव किया है कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो आपको ये पैक्ड फूड मिलता है, ये एक्चुअल में इट इज हाईली पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, इसीलिए आपको एडिक्शन भी हो जाएगी। बट अगर आप देखोगे ये डायरेक्टली रिस्क आपको पैदा करेगा ओबेसिटी मतलब मोटापे का, हाइपरटेंशन का, टाइप 2 डायबिटीज का। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी आपने रिसेंटली डेटा देखा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, 6 का, तो उसमें आपने देखा था कि ओबेसिटी के केसेस कितने बड़े लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं और मेन से ज्यादा विमेन में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं जो जिसे हम कहते हैं कि कारण, वो ये भी है। ठीक है, वो पैक्ड फूड्स जिनमें फैट्स, शुगर्स और सोडियम, ट्रांस फैट, पाम ऑयल सब एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे इनकी एडवर्टीजमेंट को कर्व किया जा सके, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए जा सके कि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो आपको पर्टिकुलरली इतने बड़े मात्रा में ही फ्रंट पेज में लिखना है। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो यहाँ पर अभी स्टार्ट करी जाएंगी, बट अभी तक नहीं करी गई है, ये प्लान बन रहा है अभी। फिर यही बात करी गई है कि अभी आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट करी जाती है। जैसे आप क्या करोगे कि एक चिप्स है, उसको लिखा होगा इट इज बेक्ड चिप्स, ठीक है, बट उसमें कितना सॉल्ट है, फैट है, कार्ब्स है, ट्रांस फैट है, पाम ऑयल है, वो सब छुपा दिया जाएगा। बस ये दिखाया जाएगा ये तो बेक्ड है। तो आपको लगेगा अरे वाह यार, ठीक है, कुछ हेल्दी ही होगा, खा लेते हैं। उसमें लिखा जाएगा जैसे आलमंड्स है, ठीक है, या कोई भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, या कोई भी ऐसे फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स आती हैं, ड्रिंक्स में लिखा जाता है कि 100% इसमें ये फ्रूट है, वो फ्रूट है। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में 15 से 20% ही वो चीज़ होती है, बाकी सब पानी। और उसके बाद उसमें फ्लेवर, फिर उसके बाद उसमें कलर सब ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर प्रिजर्वेटिव ताकि लंबे टाइम तक उसे प्रिजर्व किया जा सके। तो वो 100% लिखा होता है, वो 100% होता ही नहीं है। इसकी वजह से अभी रिसेंटली दो कंपनीज पर 1-1 लाख का फाइन भी लगा है। ठीक है, पीआईबी में भी आया था। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि एडिटिव्स हो गए, जैसे कि माल्टोडेक्सट्रिन हो गया, एमल्सिफायर्स हो गए, उन्हें लिखा ही नहीं जाता है फ्रंट पेज पे, उन्हें छोटा सा लिख देंगे पीछे इंग्रेडिएंट्स में। आजकल तो ऐसे भी बनाना बंद कर दिया, बस एक छोटा सा ऐसे पैराग्राफ बना देते हैं, उसमें सारा एक साथ लिख देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला गया है ना कि इसकी वजह से हमें एक पॉलिसी गैप देखने को मिल रहा है हमारे देश में, कि हमें दिख रहा है डेटाज में कि इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इन चीज़ों की वजह से, बट फिर भी हम क्या है कि कोई इमीडिएट पॉलिसी नहीं लेके आ रहे। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जो गवर्नमेंट का नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान था 2017 से 22 तक का, उसमें एम था कि इन HFSS फूड एड्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बट वो अनफुलफिल्ड रह गया। वो किया ही नहीं गया, क्योंकि आपको पता है ये कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, इसमें बहुत सारे लोग जिसे हम कहते हैं कि एम्प्लॉयड हैं। फिर अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट कम होगी, ये कम बिकेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट में से भी आपको देखेगा बहुत सारे लोगों को कम कर दिया जाएगा जब सेल कम होगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स कम होंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी, बहुत सारी चीजें, इस वजह से ये स्टेप्स लेना थोड़ी मुश्किल होते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना, किसी भी चीज को स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे गया तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारी अच्छी चीजें भी लेके आएगा, जैसे इकोनॉमी बढ़ा दी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, ट्रेड बढ़ा दिया। बट आप जब उन चीजों के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको ये खराब चीजें बंद करने में भी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए उसे पहले ही बंद कर दो। ठीक है, बट अभी यही बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली क्या बोला था, ये बोला था कि जो फ्रंट ऑफ द पैक होता है ना, मतलब कि जो फ्रंट लेबल होता है, वहां पे आपको वार्निंग लेबल्स बनाने होंगे, जैसे सिगरेट और सिगरेट में बनाए जाते हैं ना, वैसे कि इनसे क्या क्या हेल्थ में रिस्क हो सकता है, वो सारी चीजें जो है वो इसमें आप ऐड करोगे, क्योंकि हमें राइट टू हेल्थ है। हमारे पास राइट टू हेल्थ है कि हमें जानने की हमारा जानने का राइट है कि हमें ये खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर यही बोला गया है कि जब वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेशन फेल हो जाती है ना, तो
जो गवर्नमेंट है उसे एनफोर्सेबल लीगल मेजर्स बनाना जरूरी हो जाता है, और अब बनाने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को न्यूट्रिशन की एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दोगे, तो क्या होगा, जो ये एग्रेसिव कॉर्पोरेट मार्केटिंग है इसकी वजह से उन्हें नुकसान ज्यादा होगा। एग्रेसिव कॉर्पोरेट मार्केटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे वो सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उन उन चीजों को निकाल दे रहे हैं, इस निकाल के बाहर रख रहे हैं जो कि उन्हें पता है इससे हमें फायदा होगा, है ना। इन सारी चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन एनटीए। ठीक है, मैं इसको ओवरव्यू समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल है थोड़ा सा, बट क्योंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ ऐड किया। बाकी इसमें कुछ पढ़ने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा बट आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं बता दूंगा आपको, ताकि आपको पता रहे हाँ इसे तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे देश में 22.8 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हर साल नीट का एग्जाम देते हैं, इस साल भी दिया, जिसमें से सिर्फ, इधर लिखा नहीं है कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, 1.87 अराउंड इतने ही लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है इस एग्जाम के थ्रू सीट्स मिलती, ठीक है। अब क्या है कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली कैंसलेशन हो गया था ओरिजिनल टेस्ट का, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, प्रोटेस्ट हुआ, रीनीट हुआ। बट एक चीज सोचो, एक चीज सोचना कि क्या सिर्फ और सिर्फ, अब गवर्नमेंट ने दो स्टेप्स लिए थे, गवर्नमेंट ने दो स्टेप्स क्या लिए इसके बाद, एक तो किस तरीके से ये लीक हुआ है उस लीक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दे दी, और एक चीज क्या करी गवर्नमेंट ने, जो भी फीस थी वो रिटर्न कर दी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी ना, आप फीस को रिटर्न कर दो, आप सीबीआई के पास केस दे दो, पर प्रॉब्लम ये है कि ना अभी क्या है कि जो एनटीए है वो कोई स्टैट्यू, वो कोई एक्ट से नहीं आई, ठीक है। तो वो कोई, आप ये देखोगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। उसे क्या किया है, उसे रूल से लेके आए हैं, वो एक सोसाइटीज मतलब एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है ना वो इतनी ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रिंजेंट तरीके से नहीं ली जा सकती, ठीक है। प्लस आप देखोगे क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। प्लस आप देखो, क्या फीस को लौटा देना ही एक राइट अप्रोच है? क्योंकि आपने रीनीट करवाया है, रीनीट अगर आप अपने पैसों पे करवाओगे तो हमें कहाँ से वो पैसा देना पड़ रहा है? वो पैसा तो फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट ही क्रिएट करेगा ना, वो पैसा तो सरकार को ही देना पड़ेगा ना। समझे इस चीज को? तो क्या फीस लौटा देना एक राइट तरीका है, ठीक है, इससे डील करने का? या फिर मैं हमेशा जो कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए ऐसी चीजें करी जाती हैं, प्लस सीबीआई को केस दे दिया, वो केस कितने टाइम में सॉल्व होगा? क्या उसकी कोई टाइम लिमिट सेट करी गई है, नहीं करी गई है? प्लस आपको पता है कि एक एग्जाम जब बच्चा तैयारी करता है, आप भी यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हो, डिफेंस के किसी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि जब भी ऐसे एग्जाम लीक होता है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है कि बस हमने फीस दी थी वो चली गई, नहीं। उससे पहले उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना पैसा खर्च किया है, ठीक है। वो उन्होंने, क्या पता उनका एग्जामिनेशन बहुत दूर गया पड़ा होगा तो उन्होंने ट्रैवल किया होगा, उसके एक्सपेंसेस आए हैं। अब लोग सोचते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या है यार, उनके लिए नहीं है जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैवल एक्सपेंस भी, जो पुअरर सेक्शन से आते हैं उनके लिए तो एग्जाम देने जाना ही बहुत बड़ा, मतलब की चुनौती होती है। अगर उनका दूर पड़ गया 50 किलोमीटर दूर, वो एक रात पहले गए, वो रात भी किसी होटल में नहीं बिता पाते हैं, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे रातें बिताते हैं। अभी आप, वो लोग जो कि थोड़े से, जैसे हम कहते हैं कि इन लोगों से मतलब कि इन चीज़ों से इन चीज ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है, तो उनको ऐसा समझ नहीं आएगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या, लेकिन ऐसा होता है यार। तो प्लस उन्होंने कितनी, एक मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है ना। आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे, है ना। कि क्या पता यार, देखो क्या होता है ना, आपने पूरे साल मेहनत करी बट वो एक दिन, उसके 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका पूरा अगला साल कैसे जाने वाला है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो स्टूडेंट झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक कॉस्ट, फीस की इकोनॉमिक कॉस्ट एक राइट तरीका है क्या? क्योंकि आपने देखा इतनी सारी और भी तो चीजें हैं, तो उसी के बारे में इधर पूरी की पूरी बात करी गई है, ठीक है। और ये सुझाव जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुझाव जो है वो ये बोला गया है कि एनटीए को एक सबसे पहले लीगल बॉडी बनाओ,
एक एक्ट के थ्रू इसको लेके आओ, ठीक है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की जगह इसे एक एक्ट के थ्रू लेके आओ, इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट और एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन होगी, पेनल्टी सेट करी जाएगी अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल फेलियर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक कंपनसेशन फंड बनाओ, अगर कभी भी ऐसा आगे देखने को मिलता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा है तो कैंडिडेट्स को कंपनसेशन भी देना जरूरी होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का एक रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी करते समय, ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीस में पैसे नहीं खर्च करे जो उन्होंने एग्जामिनेशन फीस दी है, उन्होंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अपने टाइम में, हर चीज में इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए कंपनसेशन मेथड होना चाहिए। और कंपनसेशन मेथड इसलिए नहीं है कि लोगों को पैसा मिल जाए, नहीं। जब भी कंपनसेशन मेथड होगा तो गवर्नमेंट की विल बढ़ जाएगी पेपर ढंग से करवाने की। क्यों? क्योंकि वहां फिर उन्हें पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से पैसा देना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा फंड जो बनाया जाता है वहां से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर खुद ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कंपनसेशन फंड बनाओ जहां पर सरकार पैसा डाले। फिर उसके बाद बोला गया मल्टीपल एग्जाम विंडो खोलो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर एक साल में एक बार हो रहा है और उसकी वजह से एक बच्चे का पूरा साल डिसाइड हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही साल में 3 बार पेपर कर दो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। उसके बाद जिस तरीके से बोला गया था कि पेपर को क्या कर सकते हैं, सुझाव ये है कि उसको क्वालिफाइंग बनाओ कि जिस तरीके से कि इतने मार्क्स आए हैं अगर, ठीक है, तो या फिर क्वालिफाइंग, ये मतलब डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। अब नीट के लिए तो क्या बेटर क्राइटेरिया है वो तो हम कह नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पर क्या कर सकते हैं कि 3 बार उसे साल में करवा दो, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं क्लियर कर रहे हैं एटलीस्ट उनके पास ये सिक्योरिटी हो कि हाँ मेरा एडमिशन होने वाला है, इस मंथ में होगा, इस मंथ में होगा, इस मंथ में होगा, ये पता हो उन्हें। तो यही यहाँ पर जो राइटर है उसी ने सुझाव दिया है कि डिस्ट्रीब्यूट करो रिस्क को, एंड जो पेपर्स हैं, जो मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनको क्या करवाओ, उनको मल्टीपल टाइम्स करवाओ एक साल में, ठीक है। ये बात यहाँ पे करी गई। बट वही है, मैंने बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और पॉलिटिकल डिबेट में मैं आपको डालना नहीं चाहता, इसलिए ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया है, ठीक है। खुद को भी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं डालना चाहता, इसलिए ऊपर ऊपर से बता दिया। अब देखो जरा, गूगल का प्रोजेक्ट मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या हुआ 2021 में इसराइल की गवर्नमेंट के बीच में, गूगल के बीच में और अमेजोन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट में बोला जाता है कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेगी किसके साथ? गूगल और अमेजोन के साथ। जिसकी क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है समझ लो, जैसे जो इनका डेटा है, जो इनका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? इनके क्लाउड पे स्टोर करेंगे, गूगल के और अमेजोन के। क्लाउड का मतलब क्या है? ऐसी जगह जो एक्चुअल में फिजिकली कहीं पर भी जैसे हम कहते हैं कि आपको क्या है कि फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं है, डिजिटल स्पेस में आप उसे क्या कर रहे हो, उसे आप स्टोर कर रहे हो, है ना, वो क्लाउड स्टोरिंग होती है, क्लाउड डेटा होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब अपना जो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने डेटा को स्टोर करेंगे गूगल और अमेजोन के साथ। अब क्या है, प्रॉब्लम यह आई कि वहां पर ना जब ये 14 जून को जब ये स्पीच दे रहा था गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि 100 स्टूडेंट आ गए, स्टॉप प्रोटेस्टर्स आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे यहाँ पर। अब वो प्रोटेस्ट किस चीज का कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि जो इजराइल गवर्नमेंट गूगल और अमेजोन का क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही है, उनका भी डेटा यूज कर रही है, प्लस अपना डेटा भी वहां पे स्टोर कर रही है, इसकी वजह से क्या देखने को मिला है कि वो पैलेस्टीनियंस पर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, साथ ही साथ जो मिलिट्री है, इसराइल की मिलिट्री है, उन्हें हेल्प कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को जिसे हम कहते हैं कि प्रताड़ित करने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे करी गई, ऐसा उनका कहना है। अब देखो क्या सच है क्या नहीं है हम यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकते, ठीक है। पर ऑब्वियसली इसराइल की आर्मी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। प्लस आप देखोगे ये बोला गया कि इसराइल की जो आर्मी है वो सर्विलेंस का जो डेटा है वो अमेजॉन वेब सर्विसेज पे और माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर पर क्या है वो स्टोर कर रही है, ठीक है। और उस डेटा को यूज कर कर पैलेस्टीन पर क्या कर रही है, एयर स्ट्राइक्स कर रही है, ठीक है। लीक्ड डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि जो इसराइल और इनके बीच में, गूगल और अमेजोन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये मैंडेटेड है
कि अगर इजराइल उस डेटा को कैसे भी यूज कर सकता है, और अगर इस कारणों के लिए भी वो यूज हो रहा है तो गूगल और अमेजोन उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली गूगल और अमेजोन ने इसे डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके चलते जो वहां पे उन्हीं के अपने एम्प्लॉयज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसकी वजह से 28 वर्कर्स को जॉब से भी निकाल दी, ठीक है। अब यही सेम बात यहाँ पे भी बोली गई है कि रिकॉर्डेड फोन कॉल्स को यूज किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए, उस डेटा को यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में स्टोर किया जा रहा है ताकि कोई भी मतलब कि उसे एक्सेस ना कर पाए, है ना। गवर्नमेंट डेटा को तो आप कहीं से इंटरनेशनल बॉडी वगैरह से करवा सकते हो, प्राइवेट डेटा को आप कैसे करवाओगे, है ना। प्राइवेट कंपनी, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बोला गया है कि इसराइल के खुद के डेटा से वो चीज़ कभी लिंक ना हो पाए, इसलिए अमेजोन और एज्योर के साथ या अमेजोन और गूगल के साथ मिलकर वो ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अमेजोन और गूगल भी कुछ नहीं कर पा रहा। बायोचार की बात करते हैं, तो बस आपको वो पता होना चाहिए था कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट निम्बस है किस चीज़ से रिलेटेड, बस, और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। बायोचार की बात करते हैं, बायोचार को आप कैसे ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर करेंटली जो है ना सीरियस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, ऐसी दो सिचुएशन जो ऐसा लगता है ये आपस में ट्रू हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप फंस चुके हो कि अगर ये करता हूँ तो भी गलत हो जाता है, वो करता हूँ तो भी गलत हो जाता है, उसको पैराडॉक्स पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि ऐसे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो भी एक पैराडॉक्स में फंस गया है। क्या हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, जो क्रॉप कटने के बाद जो पराली बचती है, जो रेसिड्यू बचता है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बचता है, उसे जला दिया जाता है। एक्चुअल में उस पराली में, उस रेसिड्यू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी जरूरत जो है वो सॉइल को है, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं, फिर ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन सब हो रहा है। प्लस आप देखोगे इधर कि इसकी वजह से जब हम इसे जला दे रहे, एक तो इसे हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, फिर इसे हम जला दे रहे, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल सकता था, जो एक्चुअल में रेसिड्यूज में था, हमने उसे जला दिया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है, वो न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि एक जगह जहां हमारे पास, हाँ, जहां हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे, उसको जला दे रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है सॉइल में, फिर वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहती। तो यही बोला गया है कि अब क्या है ना, इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो ये बायोचार है वो बायोचार क्या है। देखो, बायोचार एक्चुअल में क्या है कि जो भी हमारे जैसे क्रॉप रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू है, या फिर हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, या मैं बोलूँ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको अगर आप हीट करोगे, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, पायरोलाइसिस से, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें लो ऑक्सीजन में किसी भी चीज को हीट किया जाता है, जैसे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसे हीट किया जा रहा है लो ऑक्सीजन में, लिखा भी होगा लो ऑक्सीजन कंडीशंस में, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बायोचार। पर कंडीशन क्या है, बायो लिखा है तो किस चीज से बनेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनेगा, चाहे वो क्रॉप का रेसिड्यू हो, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, ठीक है। अब जो आपको बायोचार देखने को मिलेगा ये हाईली पोरस होता है, स्पॉन्ज की तरह होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। कार्बन रिच मटेरियल होता है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा तो कार्बन रिच हो गया। अब इसको क्या किया जाता है, इस बायोचार को यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। जब एग्रीकल्चरल फील्ड में इसे यूज किया जाता है तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी कार्बन है सॉइल में उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए जगह बनती है, वहां पे ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्राइव कर सकते हैं। जहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वहां पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, तो इनडायरेक्टली ये देखने को मिल रहा है जब आप एग्रीकल्चरल लैंड में बायोचार को यूज करोगे तो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एट एट द एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और इसकी वजह से ये देखा गया है जब भी बायोचार यूज किया गया है किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो 10 से लेके 30% तक इंक्रीज हो गई है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 10 से 25% तक इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो स्मॉल लैंड होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो सीवियर ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स को सरवाइव कर जाते हैं। उनकी जो फील्ड है वो क्या कर जाती है, वो हीट वेव्स को और सीवियर ड्रॉट्स को सरवाइव कर जाती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली गई है, इसलिए बायोचार इंपॉर्टेंट है। अब यही बोला गया है कि बायोचार अगर हम बनाते हैं तो वो दो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर देता है। सबसे पहले आपको पता है कि क्रॉप रेसिड्यू जो है, पराली जो है, उसको जलाया जाता है,
अगर उसे जलाया ना जाकर उसको हीट किया जाए लो ऑक्सीजन में, पायरोलाइसिस का प्रोसेस उस पर करा जाए, तो बायोचार बन जाएगा। तो एक ऐसी चीज जो यूजफुल नहीं थी उसको यूज में ले आए, तो एनवायरनमेंट भी बच गया। दूसरा आप देखोगे जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसे लैंडफिल में डाला जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड मीथेन निकलती हुई हमें दिखती है। अब आप इस ऑर्गेनिक वेस्ट को भी क्या कर सकते हो, बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसे बायोचार में कन्वर्ट करोगे तो अब आपको लैंडफिल नहीं करना पड़ेगा, तो लैंड भी बच गई, मीथेन नहीं निकलेगी, तो मीथेन से हमारा क्या है, एनवायरनमेंट भी बच गया। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम एक पैराडॉक्स से निकल के क्या कर सकते हो, उसे अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें एक ब्लैक गोल्ड की तरह देखने को मिलेगा, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, क्योंकि ये बोला गया कि अ, अगर आप ये देखोगे ना, फीड स्टॉक जो है उसे बायोचार के लिए हम जो यूज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड। हम देखते हैं हर साल पंजाब और हरियाणा में इतनी पराली जलाई जाती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो उसका जो जनरेशन है, जो जनरेट किया जाता है, वो 62 मिलियन टन है। तो आप सोचो इससे कितना बायोचार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से बोला गया कि इन्हीं जो ये चीजें हैं जो हमें पैराडॉक्स हमारे लिए क्रिएट कर रही है, एक्चुअल में हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ब्लैक गोल्ड में। ठीक है, ब्लैक गोल्ड क्या है, तो बायोचार। तो आपको समझ में आया बायोचार बनता कैसे है, तो आपको याद रखना है पायरोलाइसिस के प्रोसेस से, प्लस बायोचार को और क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो है हमारे द हिंदू के जो एनालिसिस थे, उसके जितने भी आर्टिकल्स थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पीआईबी के आर्टिकल्स देखेंगे, उससे पहले बस पानी पी लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है कि कल का ये आर्टिकल है। देखो मैं क्या करता हूँ, पीआईबी की एक चीज याद रखना, द हिंदू का तो आज का ही जो न्यूज़पेपर आया है उसे हम करेंगे, जैसे 22 जून का है, 22 जून में कंप्लीट करेंगे। पर आपको पता है पीआईबी में ना आर्टिकल्स पूरी दिन आते हैं, पूरे दिन। तो अब मैं आज तो आपको आज के आर्टिकल्स नहीं करवा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन पहले के लाइक 21 जून के आर्टिकल्स 22 जून को करवाता हूँ। क्यों, वो फिर पूरे दिन के आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो इंडिया की विमेन हॉकी टीम है, वो रिसेंटली क्या है कि जीत गई है, किससे, न्यूजीलैंड से ही। ठीक है, वहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा था, न्यूजीलैंड में ही टूर्नामेंट हो रहा था, न्यूजीलैंड से ही जीत गई है 2-0 से। ठीक है, कौन ये इंडियन विमेन हॉकी टीम कह रहा हूँ, कौन ये मतलब कि जो टूर्नामेंट है FIH हॉकी विमेन्स नेशनल कप, ये कौन करवाता है, ये करवाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कहाँ पे हुआ इस साल, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। हराया किसे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। बस ये तीन चीजें थी जो आपको याद रखनी थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, इस वजह से ये पीआईबी में आर्टिकल डाला हुआ है। डिफेंस वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम जो है हमारे, उन्होंने रिसेंटली कमीशन करी है 3 इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट नेवल शिप्स। कौन कौन सी है, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक संशोधक, आईएनएस अग्रे। ठीक है, कहाँ पर इन्हें कमीशन किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये समझनी है, तीनों को एक साथ किया गया है। तीनों नेवल प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई है। तीनों के अलग अलग काम हैं, वो अलग अलग काम अभी डिस्कस करेंगे। कहाँ पे इन्हें कमीशन किया गया है, कोलकाता में। ठीक है, जो आईएनएस दूनागिरी है वो क्या है, एक एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, स्टेल्थ का मतलब होता है छुप छुपा के काम करने वाला। ठीक है, तो रेडार से बचने के लिए, मतलब इस तरीके की इसके अंदर टेक्नोलॉजीज है। जो आईएनएस संशोधक है वो एक सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल तो आप समझ ही गए हैं ना, सर्वे करने के लिए बॉर्डर्स का। आईएनएस अग्रे जो है वो क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, ऐसी एंटी सबमरीन जो कि शैलो वाटर में क्या कर सके, वॉरफेयर कर सके, उसके लिए क्या है, उसके लिए इसे बनाया गया और इसका नाम क्या है, आईएनएस अग्रे। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये तीनों का क्या क्या अलग अलग काम है। तीनों को ही इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया। 75% जो इसमें काम किया गया है वो इंडिया के अंदर किया गया है, इंडिया के सामान से किया गया है।
प्लस ये बोला गया है कि जो इसको बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमसे वो कवर करते हैं, है ना। ये तो सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ना है। देखो, नरेंद्र मोदी ने इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया, कोलकाता में, है ना। अभी इलेक्शन जीते हैं वहां पे तो ऑब्वियसली वहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ने कहाँ पे किया, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये दोनों चीजें याद रखनी है। 21 जून को इधर हमें क्या क्या देखने को मिला, ठीक है। एक हमें देखने को मिला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एक देखने को मिला फादर्स डे, है ना। फादर्स डे होता क्या है, वो थर्ड संडे ऑफ अ मंथ को होता है, तो इस बार थर्ड संडे जो है जून में, 21 जून को पड़ा इसलिए पड़ गया। एक आज एक 21 जून को एक और दिन था, कौन सा था, हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है जो थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या है, DAE ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ड्यूटेरेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट को। एक ये चीज करी है, और एक चीज क्या करी है, कमीशन किया है प्रोटोटाइप सोडियम सेल को। प्रोटोटाइप सोडियम सेल को, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट किस चीज के लिए, आपको पता होना चाहिए प्रोटोटाइप सोडियम सेल किस लिए, कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये ड्यूटेरेटेड कंपाउंड प्रोडक्शन प्लांट को। ठीक है, ये एक्चुअल में इसलिए इसे बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ताकि ये हमारी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उसे एनहांस करे। ठीक है, प्लस जो एक हमें हाई प्योरिटी डाइल्यूटेड सॉल्वेंट मिले, ठीक है, और हम क्या कर सके, स्पेशलाइज्ड डाइल्यूटेड कंपाउंड्स बना सके। ठीक है, अब ये डाइल्यूटेड कंपाउंड्स होते क्या है, देखो आपको ये याद रखना है कि ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मतलब आर्टिफिशियल बने हुए या नेचुरली बने हुए केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स से मिलके बने हुए, जो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हुए हैं। हाइड्रोजन एटम H होता है। अब इधर डायूट्रियम की बात करी गई है, वो क्या होता है, H2 ठीक है, 2H, या फिर जिसे D से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, H2 का मतलब ये अलग है, ये हाइड्रोजन गैस होती है, ये 2 अलग है, इसको हम डायूट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर H3 हो जाए तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो इम्पोर्ट्स हैं उसको हम क्या कर सके, उसको हम सब्सटीट्यूट कर सके। जब हम इंडिजीनियसली कोई चीज बनाएंगे तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी अपनी कम कर देंगे किसी और नेशन पे। ठीक है, ये आपको जानना है। अब सेकंड क्या है, प्रोटोटाइप सोडियम सेल। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सोडियम प्रोटोटाइप सोडियम सेल क्या है। ये एक इंडिजीनियस मतलब हमारे देश में बनाया हुआ इंडस्ट्रियल स्केल की प्रोडक्शन है, किसको, न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम बनाने की। मतलब ये प्रोटोटाइप सोडियम सेल क्या करेगा, ये एक्चुअल में न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम है। ये न्यूक्लियर ग्रेड सोडियम है। आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसकी 3 स्टेजेस होती है। उसकी जो सेकंड स्टेज है, उसकी जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पे लिखा भी होगा, उसकी जो सेकंड स्टेज है जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बोलते हैं, जिसपे हम पहुंच चुके हैं। स्टेज 1 को कंप्लीट करके अभी हम स्टेज 2 पे हैं, फिर हम स्टेज 3 पे जाएंगे। तो स्टेज 2 में इसी सोडियम को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। इसकी और खासियत है कि ये जो लिक्विड सोडियम है जिसे कूलेंट की तरह यूज किया जा रहा है, ये एक्चुअल में ये एक्सट्रीमली एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को स्लो नहीं करता, इसीलिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो कूलेंट है, प्लस एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है, उनकी स्पीड को स्लो नहीं करता है, और इस वजह से हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने सक्सेसफुली अभी क्या किया है कि एक, आपको इस चीज को समझना, ब्रिक्स तो हर आपको देखने को मिलती है हर साल, ठीक है, बट जो ये ब्रिक्स MSME है ना फोरम, ये पहली बार इस बार लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसको सक्सेसफुली होस्ट किया गया है, किसने होस्ट किया है, इंडिया ने होस्ट किया है। कहाँ पर ये देखने को मिली हमें, आगरा उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। इसकी जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस थीम को याद करना, मैंने क्यों हाईलाइट करी है थीम, मैं हर थीम तो नहीं पढ़ाता, इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और जो भी चीज फर्स्ट टाइम होती है उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें किस किसने पार्ट लिया, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, यूथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, क्यूबा, मलेशिया, युगांडा, इंडिया। अब आप कहोगे कि क्या याद करनी है, हाँ एक बार देख लेना कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, हमारे आसपास के देश कौन से नहीं है। वो क्या करते हैं यूजुअली जब ऑप्शंस बनाते हैं ना, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के देशों में से कौन है कौन नहीं है, सबसे पहले वो ये देखेंगे, तो वो इसलिए आसपास के ऑप्शन डालते हैं। तो आपको देखना है कि हमारा कोई बॉर्डर एरिया में आसपास तो नहीं है, फिर वो उन्हें डालते हैं जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में चल रहे हैं, जैसे यूएस, इजराइल, ईरान, फिर उन्हें वो डालेंगे, रशिया, यूक्रेन, इनको वो डालेंगे। वो इस तरीके से ऑप्शंस बनाते हैं, तो आपको इस तरीके से देखना है कि जो जो अभी कंट्रीज न्यूज में है, जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, वो इसका पार्ट है या नहीं है। जैसे आपने देखा ये चाइना है, चाइना है, ठीक है, वो ऑब्वियसली ब्रिक्स का पार्ट है तो होगी। फिर उसके बाद क्या ब्राजील है, आपने देखा ब्राजील है क्या, ब्राजील है, ब्राजील है। फिर आपने देखा BRI, आई से इंडिया है, इंडिया है। फिर आपने सी देखा क्या, चाइना है, चाइना है, रशिया है, रशिया है, एस से साउथ अफ्रीका है। अब आपने देखा ब्रिक्स की तो सारी कंट्रीज हैं। फिर आप उसके बाद देखोगे क्या और कौन कौन सी कंट्री है, इजिप्ट, यूथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई। यूएई भी कंफ्लिक्ट में था भी, है ना, आपको देखा ईरान किस तरीके से अटैक कर रहा था, आपने देखा हाँ ये भी है। फिर बेलारूस, क्यूबा, मलेशिया, युगांडा, आपको देखना है। फिर इस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को डालते हैं जो न्यूज में रहते हैं या फिर हमारे बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारा जितने भी पीआईबी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के, प्लस जितने भी हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने कवर किए। एक चीज मैं आपसे रिकमेंडेशन चाहूंगा कि आप मुझे ये बताना कि क्या आप चाहते हैं कि मैं मंथली बेसिस पे जितने पीआईबी के आर्टिकल्स हैं उनकी एक मैराथन वीडियो लेके आऊं हर महीने। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे ऐसे ऐसे 10 कमेंट भी मिल गए तो मैं सेशन लेके आ जाऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बायोचार से रिलेटेड है, ठीक है। अभी बायोचार मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, जो हमारे मेरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। फिर जो भी पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है यूपीएससी का, वो मुझे बताएंगे। इस आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है, और मुझे पर्सनली आप इसे सेंड कर सकते हो, आई विल चेक इट, ठीक है। यहाँ पर आप भेज सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम तो अभी चल नहीं रहा है तो व्हाट्सएप कोई बात नहीं, तो आप मुझे यहीं पे कांटेक्ट कर लेना। एक और चीज़, अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है तो मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल जो है मैं इधर उसका लिंक डाल दूंगा। उस व्हाट्सएप चैनल से आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहेगी, ठीक है। कोई आपका नंबर वहाँ पे शो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हिडन रहती है, इवन दो मुझ तक भी वो नंबर नहीं पहुंचेगा। तो आप बेफिक्र होकर उस व्हाट्सएप चैनल को देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे जो भी चीज़ें, जैसे आज अगर 9:30 बजे क्लास आ रही है तो 9:30 बजे बता देता हूँ, 9 बजे आ रही तो 9 बजे, कल कौन सा लेक्चर आने वाला है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। ये क्या है, किससे रिलेटेड है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें हमने देखा किस तरीके से सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट करी जाती है, उस वाले पूरे के पूरे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।